हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और तैयारी करनी भी चाहिए क्योंकि बिल्कुल आपके सर के ऊपर इस समय एग्ज़ाम है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेंशन लो, मैंने ये कहा सर के ऊपर आपके एग्ज़ाम है, आपने पूरा प्रेशर ले लिया। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सामने है और बहुत अच्छी बात है कि सामने है, वरना हम लोग वैसे भी रोते रहते हैं कि भाई पेपर है ही नहीं, दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अब जब सामने है तब रोना नहीं है, हमें खुशी मनानी है कि लगातार मेरे एग्ज़ाम होने हैं, इसके लिए मुझे बिल्कुल सही तरीके से तैयार होना है। बाकी हम लोग आपके साथ तत्पर खड़े हैं, निरंतर खड़े हैं। किसी भी टॉपिक में मैंने ये भी आप लोगों को आज कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी टॉपिक में आपको समस्या भी आ रही है कि इस टॉपिक को YouTube पर मुझे लाना चाहिए, उत्तराखंड विषय में खास तौर से, या फिर आप हिंदी में भी चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी अवश्य लिख सकते हैं कि सर आप इस विषय पर भी कोई टॉपिक ज़रूर लेकर आएँ, इस विषय पर जिस पर आप सभी लोगों को लगता है कि इस पर बहुत ही ज़रूरी है इस समय टॉपिक लाना भी, तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा वीडियो लाने की आपके बीच। इसके अलावा रोजाना जो सबसे रामबाण जिसे मैं कहता हूँ, रामबाण का मतलब जो हम लोग रोजाना आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग इन प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी आपको सिखाते हैं, तो जो लोग हमसे आप लोग जुड़ते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है इससे। आप लोग रोजाना इसी तरीके से जुड़ते रहें और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहे भाई, ताकि और लोग भी जुड़ पाए, आप लोगों का माहौल भी अच्छा बन पाए। तभी तो आप में भी कॉम्पिटिशन की भावना जुड़ेगी कि भाई वो भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, अब मुझे थोड़ा सा फोकस लगा कर पढ़ना है। वरना आप लोग सोचते हैं कि बस हम लोग हैं अपना आराम से चलते रहते हैं ना, तो वीडियो को शेयर भी कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने आज से जो है वो क्या कहते हैं अपना ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं जो आपकी क्लासें 6 से 7 हमने कर दी है और 7 से 8। कहने का मतलब है कि अब ये क्लासें जो है, क्योंकि आप लोगों की 8 बजे तो अभी ये क्लासें चलती हैं 8 से 9, तो इसीलिए हम लोगों को 6 से 7 और 7 से 8 लाइव जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है गूगल मीट ऐप पर। पहले हमारी जूम ऐप पर थी, लेकिन बाद में फिर हमें गूगल मीट ऐप पर उसे करनी पड़ी, तो वो कक्षाएं भी चल चुकी हैं। तो आप लोग अगर इन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी अभी भी रजिस्ट्रेशन भेज सकते हैं। 2 दिन का डेमो चल रहा है, कल की क्लास में आप लोग डेमो क्लास ले सकते हैं 2 दिन के लिए। और फिर इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड इतिहास इसमें शुरू हुआ है और हिंदी में इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सर ने शुरू किया है, तो आप लोग जरूर अपने रजिस्ट्रेशन अभी भी भेज सकते हैं। तो हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन करके कल की क्लास में आप लोग भी इन क्लासों का लाभ, लाइव क्लासों का लाभ ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी आप लोगों की, जो हमारी लाइव क्लास आज से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अब आ जाइए अपने इस इंपॉर्टेंट पर, यानी कि वीडियो बंदी रक्षक जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए जो रामबाण चल रहे हैं, तो इस पर हम लोग पहुंच गए हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 41 में। 41 तक हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज दोस्तों देखना है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें लाया हूं और इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। प्रश्न आपको क्या दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आजकल इस प्रागैतिहासिक से एक पहला प्रश्न जरूर लेकर आ रहा हूं। उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल में मुख्य विषय पशुओं को हाक देकर घेरना है? मैं थोड़ा सा पंखे की हवा अपनी तरफ कर लेता हूँ जी, थोड़ा सा फैन की हवा, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है भाई, हवा भी पहुँचते रहे। उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल में मुख्य विषय पशुओं को हाक देकर घेरना है? ये निम्न में से इनमें से किस स्थल में है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आपके पास ऑप्शन ए में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लाखू गुफा, ऑप्शन बी में पेटशाल, सी में फड़कानौली और डी में ग्वारिख्या गुफा। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे कि कहाँ पर मुख्य विषय, देखो मुख्य विषय किस पर बात हो रही है, यानी कि पशुओं को हाक देकर घेरना है, इस पर दोस्तों बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो आप लोग जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी के साथ, ग्वारिख्या उडियार के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। जी हाँ, यही हमारा ग्वारिख्या उडियार दोस्तों जो हमारा चमोली जनपद में है। और इसी ग्वारिख्या उडियार में आप सभी लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्वारिख्या उडियार है, इसे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो गोरखे थे जब उन्होंने उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो संभवतः उस दौरान आसपास के गांव को लूटकर उन्होंने जो खजाना था वो यहाँ पर इस पत्थर के नीचे छुपा दिया था, और इस तभी से इसको ग्वारिख्या उडियार के नाम से जाना जाता है। बाकी दोस्तों इसी ग्वारिख्या उडियार से बहुत सारे हमारे पास क्या मिले हैं, प्रागैतिहासिक कालीन हमारे पास इस समय यहाँ से चित्र भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सबसे जो आकर्षक यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलता है वो है मुख्य विषय, यानी कि पशुओं को हाक देकर घेरना इस विषय में। तो ये दोस्तों हम लोगों ने इस समय यहाँ पर ग्वारिख्या उडियार पर बात की। इसके अलावा आप लोगों को ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो ये ग्वारिख्या गुफा है या फिर उत्तराखंड के जितने भी हमारे पास प्रागैतिहासिक स्थल है,
इन सभी में सबसे जो खूबसूरत चित्र है वो सारे के सारे खूबसूरत चित्र हमारे इसी गुफा में है, ग्वारिका गुफा में। ये जो ग्वारिका गुफा है दोस्तों, ये ग्वारिका गुफा की जो चट्टान है वो पूरी की पूरी कैसी है, यानी कि पीली चट्टान है। ये पीली चट्टान से बनी हुई है और इस पीली चट्टान पर फिर बहुत ही खूबसूरत जो है किन कलरों का प्रयोग किया गया है, यानी कि लाल और गुलाबी कलर का प्रयोग करके इस प्रकार से यहाँ पर मानव चित्र बने हुए, तो बहुत ही खूबसूरत वो लगते हैं, इसीलिए सबसे खूबसूरत चित्रों को भी इसी को कहा जाता है। बाकी मैं कल के सीरीज में प्रश्न ला चुका हूँ लाखों गुफा से। लाखों गुफा में हमने देखा था कि लाखों गुफा को चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्र लाखों गुफा से प्राप्त हुए, सबसे खूबसूरत जो चित्र है वो ग्वारिका उद्यान से प्राप्त हुए। तो ये चीजें भी आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ग्वारिका गुफा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2021 में मनाए गए जो हरेला पर्व है, और दोस्तों आप सभी को पता है कि आज हरेला पर्व है, आज ही हम लोगों ने हरेला पर्व भी मनाया है। और हरेला पर्व के बारे में आप सभी में भूल ही गया, सबको हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं बताए, लेकिन अब जो प्रश्न आया था तब मुझे पता चला कि आज हरेला पर्व भी है। तो आज हरेला पर्व मनाया गया है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा दोस्तों कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने एक वर्ष में लगभग कितने पीपल और बरगद पेड़ लगाने का लक्ष्य आगे के लिए रखा हुआ है। अब लक्ष्य रख दिया, आप देखो लगते हैं या नहीं लगते हैं, लेकिन लक्ष्य आज इन्होंने रखा है। तो मैंने तुरंत आज क्वेश्चन डाल दिया है, अगर आगामी परीक्षा में पूछ लिया तो आप लोग खटक से इसका जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 50,000, 20,000। कमेंट बॉक्स में, और याद रखना इसे कहीं ये पेड़ पूछ ले कि कौन कौन से पेड़ को लगाने का लक्ष्य रखा है, तो पीपल और बरगद इनको दोस्तों इसलिए चुना है क्योंकि आप लोग अगर देखोगे इनकी आयु बहुत लंबी होती है। तो अगर हम लोग इन पेड़ों को लगाते हैं तो लंबी आयु तक ये चलेंगे, इसीलिए हमने टारगेट इन्हीं को किया है। और जो लोग आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ, यानी कि 1 लाख वृक्षों को लगाने का टारगेट क्या है, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसे याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कहीं भाई कुछ पता नहीं बना दे आगे, आज घोषणा हुई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हरदोली पर्वत किस जनपद में स्थित है। हरदोली पर्वत, मैं किसी एक सीरीज में इस पर्वत को पहले भी ला चुका हूं, तो जिन लोगों ने अच्छे से इसे पढ़ा है उनको बिल्कुल भी यहां पर समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते रहें। ऑप्शन देख लीजिए, पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है और टिहरी है। तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों। आप लोग जो जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए के साथ, पिथौरागढ़ के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमारा जो ये हरदोली पर्वत है ये दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 71-51 मीटर ऊंचा ये पर्वत है। 71-51 मीटर ऊंचा पर्वत है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ऊंचाई पर यह पर्वत हमारा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, राड़ी का डांडा ये किस जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, उत्तरकाशी में है, टिहरी में है। फटाफट, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। राड़ी का डांडा आपसे पूछा है कि राड़ी का डांडा किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए मैंने आपको बता दिया पिथौरागढ़ में है, बी मैंने आपको बताया चमोली, सी उत्तरकाशी, डी टिहरी में। तो फटाफट जो लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन सी के साथ, वो लोग दोस्तों बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये राड़ी का डांडा है, ये राड़ी का डांडा दोस्तों कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी गढ़वाल कह रहा हूँ, उत्तरकाशी में राड़ी का डांडा। इसे याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बहुत आजकल, राड़ी का डांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा, और पांचवा क्वेश्चन में एक गलत छांटना है, बाकी सारे के सारे सही है। और थोड़ा सा मैंने इस प्रकार के आपके सामने प्रश्न लाए हैं जो थोड़ा इस टाइप के बहुत सारे और भी प्रश्न हैं जो एक ही नाम से अलग अलग जगहों पर है। भाई उत्तराखंड है, तरह तरह के यहाँ पर जो है एक ही नाम है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से जिलों में सारे के सारे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी सरदर्दी बनी रहती है। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ प्रयास किया है असंगत को छांटना है। जैसे झिलमिल ताल देखो चंपावत, झिलमिल गुफा पौड़ी गढ़वाल, झिलमिल संरक्षण क्षेत्र हरिद्वार, हाथी कुंड चमोली। इसका आपको जवाब देना है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने मैंने दिए हैं, झिलमिल ताल चंपावत में है, झिलमिल गुफा पौड़ी गढ़वाल में है, झिलमिल संरक्षण क्षेत्र हरिद्वार में है और हाथी कुंड हमारा चमोली जनपद में है। तो जो आप लोग जा रहे हो देखो हाथी कुंड पे, वो बिल्कुल, बाकी सारे देखो झिलमिल ताल चंपावत में है, नॉर्मली पेपरों में आता है, झिलमिल गुफा पौड़ी गढ़वाल में है, ये भी झिलमिल संरक्षण क्षेत्र हमारा हरिद्वार में है। तो गलत क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो हाथी कुंड है ये गलत हो जाएगा। हाथी कुंड हमारा चमोली में नहीं है, हाथी कुंड हमारा कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में है। बाकी अगर कभी आपसे गलती से पूछ ले, गलती से क्या पिछली बार पूछे जा चुका है हाथी पर्वत, तो अगर कभी हाथी पर्वत पूछ ले तो आप नॉर्मली आप सीधा कहाँ पर जाएंगे, यानी कि
चमोली जनपद में। तो हाथी पर्वत चमोली में है और हाथी कुंड पूछे तो पौड़ी गढ़वाल में टिक करेंगे। बाकी ये मैंने ऊपर के आपको सारे के सारे बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी यार दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे। आप लोग वहां सीधे एंटर तो जाते हैं लेकिन वीडियो को आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। तो थोड़ा सा हमारी मेहनत के लिए इतना तो बनता है कि आप वीडियो को बस लाइक कर दे और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने का भी प्रयास कर दिया करो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रूपकुंड ताल में, छठा क्वेश्चन है, रूपकुंड ताल में सर्वप्रथम H.K. माधवल के द्वारा नर कंकाल कब खोजे गए थे? भाई ये रूपकुंड वही ताल है हमारा जिसे रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है, चमोली में है और हर समय सुर्खियों में रहता है। आप इस साल भी सुनेंगे तो सुर्खियों में रहेगा, पिछले साल सुना होगा सुर्खियों में रहेगा, आने वाले साल को सुनोगे फिर भी ये सुर्खियों में रहेगा। सुर्खियों में क्यों रहता है? सुर्खियों में सिर्फ ये ताल हमारा इसलिए रहता है, ये रूपकुंड वाला ताल, कि जब देखो तब यहाँ से जो है नर कंकाल मिलते जा रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ मानव की हड्डियां, बाल, कभी दांत, कभी क्या, कुछ ना कुछ मिलते जा रहे हैं। और ये बहुत जो है मतलब वो पैदा कर रहा है हमारे विद्वानों के बीच में भी कि ये कब के हैं, किस टाइम के, इस पर भी आज तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो फिर अलग अलग मतों के आधार पर हम लोग कहते हैं कि संभव तो इस समय का होगा, संभव तो इस समय का होगा। जो भी है बस आपको ये याद रखना कि सबसे पहले ये प्रयास किसने किया था, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो ये नरकंकाल मिले थे उसके बाद फिर लगातार यहाँ पर एक के बाद एक विद्वानों की टोलियां जा रही हैं और इस पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 1942 में H.K. माधवल जी ने सबसे पहले रूपकुंड से नरकंकालों को खोज निकाला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने दिया है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए दिया है ताकि थोड़ा सा आप लोगों से मैं ये भी देखूं कि आसान क्वेश्चन में कितनी रफ्तार में आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते हो और इसमें बहुत तेजी के साथ आपके कमेंट भी आने चाहिए। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा लेकिन मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेता हूं। गढ़वाल का रखवाला ये किसे कहा जाता है? गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, लोधी रिखोला, ऑप्शन बी माधो सिंह भंडारी, ऑप्शन सी चतुर्भुज सिंह और ऑप्शन डी घमंड सिंह। सारे के सारे इतिहास से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं और इनमें से जो आप लोग जा रहे हैं, मुझे पता है सारे के सारे कहाँ जा रहे होंगे, यानी कि गढ़वाल का रखवाला लोधी रिखोला। तो लोधी रिखोला जो गढ़वाल के रखवाले हैं बहुत ही प्रसिद्ध रहे, आप सभी को पता है, महीपति शाह के सेनापति थे और ये माधो सिंह भंडारी भी महीपति शाह के, दोनों साथ साथ काम किया इन्होंने। लेकिन लोधी रिखोला को जो है गलती से जो है उनकी हत्या भी करवा दी गई थी। गलती से क्या, जानबूझकर एक षड्यंत्र में इनकी हत्या करवा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कुमाऊं का चौथा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? कुमाऊं का चौथा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? मैंने कुमाऊं के जो अधिवेशन है, अगर आप लोग ने मेरी लगातार सीरीज देखी होगी, अब तो मैं 41 पर पहुंच चुका हूं और हम लोग 1 से शुरू कर चुके हैं। कुछ तो ऐसी है जिनके नाम डबल भी हो गए, मुझे लग रहा है 45-46 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैंने 2-3 जगह पर आपको कुमाऊं के जो अधिवेशन है, कुमाऊं के जो अध्यक्षता किन्होंने की, कुमाऊं के अधिवेशनों की जो विशेषताएं हैं उनको डिटेल से समझाया है। वो वीडियो बड़ी बड़ी भी होगी, आप देख लेना, 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की, वहां पर मैंने डिटेल से समझाया है। तो उन वीडियो को आपने अच्छे से, जिन्होंने मुझसे देखा होगा तो वो आसानी से इसका टिक कर रहे होंगे। मैं अब हर क्वेश्चन में जो भी मैं प्रश्न लाऊंगा उनमें से एक प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा और इस प्रश्न को भी मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, यानी कि कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। आपको मुझे डिटेल में, जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा काम पिछली बार कर रहे थे वो पूरा देते थे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए दे दिया। आप इसमें क्या करेंगे, बस आपको इतना करना है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किस समय हुई, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और क्या इसकी खूबी थी, बस इतना आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और खुद से लिखिएगा, देखकर मत लिखिएगा। तो इससे भी क्या होगा, आपकी तैयारी होगी। बाकी मैं इसका जवाब यहाँ पर बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको खुद से करने हैं ताकि ढूंढोगे और अच्छा आप लोग करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसका मैं अवश्य आप लोगों का जवाब देखना चाहूंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, पंवार वंश का शासक जिसने, पंवार वंश का शासक जिसने अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की या फिर अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की या फिर अंग्रेजी की शुरुआत भी की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, यानी कि पंवार वंश का ऐसा शासक जिसने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की या फिर अंग्रेजी की भी आप यहाँ पर शुरुआत मान सकते हैं, तो वो आपको बताना है। प्रताप शाह है, नरेंद्र शाह है, कीर्ति शाह है और भवानी शाह है। अगर आप लोग इन्हें अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, यानी कि सुदर्शन शाह से। सुदर्शन शाह के बेटे भवानी शाह आते हैं, भवानी शाह के बेटे आगे फिर हमारे प्रताप शाह आते हैं, प्रताप शाह के बाद आगे नरेंद्र शाह आते हैं, नरेंद्र शाह के बाद
कीर्तिशाह और फिर आगे इस प्रकार से इनका सिस्टम चलता है। सॉरी, कीर्तिशाह के बाद नरेंद्र शाह। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है यानी कि प्रताप शाह। प्रताप शाह के द्वारा पहली बार यहाँ पर अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पूछा है और सबसे आसान मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। आपको बस नॉर्मल इसका आंसर देना है कि पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है चमोली में है, टिहरी में, पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है। और मुझे पता है इस क्वेश्चन का आप लोग कोई भी गलत जवाब नहीं देंगे क्योंकि सिंपल सा है और आसान ग्लेशियर पूछा है। जो आप सब लोग जा रहे होंगे बागेश्वर में, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बागेश्वर है। मेरे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे आज के ये समाप्त हो गए हैं। बाकी मैं आपसे अब लेता हूँ विदा। कल आपके बीच इसी समय हम लोग अवश्य मिलेंगे 8 बजे, तो आप लोग ज़रूर 8 बजे जुड़िएगा हमसे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपके बीच आने वाले हैं सुभाष सर, मैं भूल ही गया था ये चीज़। हाँ जी, आप सभी का दोबारा स्वागत है YouTube लाइव में। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं अपनी हिंदी की तीसरी सीरीज पे। यदि आपने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है 29, तो दोस्तों आप उनको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर दोस्तों आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी लाइव यूके एंड हिंदी क्लासेस नाम से। तो यदि दोस्तों आप वहाँ पर जाएंगे आपको 29 की 29 सीरीज सारी मिल जाएंगी। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, पहले सीरीज में 15 क्वेश्चन हुआ करते थे, आजकल हम 10-10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इसी तरह से हम क्वेश्चन लाते रहते हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये क्लास के बारे में आपको सर ने बता ही दिया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, और आप सभी को क्या करना है, आप सभी को दोस्तों कमेंट करना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, पंक्तियों में दोस्तों आपको अलंकार बताना है। देखिए विकल्प क्या क्या है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। पंक्ति क्या है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अलंकार बताना है। अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आप दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कौन सा अलंकार होना चाहिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारा दंत्य वाला 100 व्यंजन वर्ण है। देखिए दंत्य 100, दंत्य 100, दंत्य 100, दंत्य 100। तो इस दंत्य 100 वर्ण का उच्चारण दोस्तों बार बार हुआ है। जब ऐसी कंडीशन आए कि किसी वर्ण का आवृत्ति, वर्ण की फ्रीक्वेंसी क्या हो, बार बार हो, तो उस स्थिति में दोस्तों अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, सुरभित सुंदर सुखद तुम पर खिलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए, निम्न में दोस्तों आपको असुमिलित विकल्प छांटना है कि कौन सा असुमिलित है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आगे दिए गए हैं दोस्तों उनसे संबंधित साहित्यकार। देखिए पहला देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीराबाई, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती जयशंकर प्रसाद, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे सुमित्रानंदन पंत, और दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 पंक्तियां आपको दी गई हैं, तो बताइए कौन सा इनमें से गलत है। देखिए आप लोग विकल्प कमेंट में आंसर दीजिए, मैं तभी आंसर बताऊंगा। आप लोग कमेंट करें लगातार, इनमें से कौन सा असुमिलित है यानी कौन सा गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। तो जिनका भी उत्तर दोस्तों क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, उनका दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दोस्तों असुमिलित है। यहाँ पर दोस्तों मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। ये निराला जी की पंक्तियां हैं और निराला जी के बारे में आप सभी को पता है, आपके सिलेबस में भी है। छायावाद युग के कवि हैं और महत्वपूर्ण कई सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। अगला देखिए, किस शब्द में स्व उपसर्ग नहीं है। दोस्तों उपसर्ग भी आपके सिलेबस में है और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग का मतलब है ऐसे लघुतम शब्दांश, ऐसे लघुतम शब्दांश यानी छोटे छोटे शब्दों के अंश जो क्या करते हैं,
शब्दों के पहले लगकर, शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं, उनको दोस्तों कहा जाता है उपसर्ग। तो किसमें स्व उपसर्ग नहीं है आपको बोला गया है। देखिए स्वधर्म कैसे बना है, स्वधन धर्म इसमें है। स्वागत कैसे बना है दोस्तों, देखिए सुधन आगत, सुधन आगत इसमें यण संधि है, यह आप सभी को पता होगा, सुधन आगत बराबर स्वागत। स्वार्थ में देखिए स्वार्थ कैसे बना है, स्वधन अर्थ, अपने ही अर्थ में। स्वजन कैसे बना है, स्वधन जन। तो आप देख लीजिए कि किसमें स्व उपसर्ग नहीं है। देखिए तीसरे, पहले में स्व उपसर्ग है, दूसरे में सु उपसर्ग है, तीसरे में स्व है और चौथे में भी स्व है। तो आपको बताना था किसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें स्व नहीं है बल्कि इसमें सु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए। तो बताइए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति जो कला और बूढ़ा चांद है उसके लिए किस वर्ष हिंदी भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1955, 1960, 1975 या 1970? तो आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। 1955, 1960, 75 या 1970? तो जिनका भी ऑप्शन दोस्तों क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है 1960, उनका दोस्तों बिल्कुल सही है। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हिंदी भाषा के लिए। अगला देखिए, बिना दीवारों के घर नामक नाटक। अब दो चीजें इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक तो आपके लिए कृति इंपोर्टेंट है किसकी है, दूसरा दोस्तों इसकी विधा इंपोर्टेंट है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस कृति की विधा क्या है। तो बिना दीवारों का घर नामक नाटक के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मन्नू भंडारी या ऑप्शन डी है दोस्तों महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मन्नू भंडारी। ये मन्नू भंडारी की रचना है बिना दीवारों के घर, और ये एक नाटक है, बहुत ही फेमस नाटक है। किनका? मन्नू भंडारी जी का, और ये आपके सिलेबस में भी दोस्तों शामिल है। अगला देखिए, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई? 1780, 1926, 1826 या ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, इसके बारे में थोड़ा आप लोग ढूंढिए, मैं थोड़ा आपको क्लू दे रहा हूं। भारत में अखबारी पत्रकारिता का मतलब है कि भारत में पहला अखबार कब से प्रचलित हुआ था। पहला अखबार किसने छापा था वो आप सभी को पता होगा, ये आपके पत्रकारिता वाले पोर्शन में भी है। तो आप लोग दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा ढूंढिए कि भारत का पहला अखबार कौन सा था। और मैं आपको क्लू दे रहा हूं ये कौन सा था, अंग्रेजी भाषा में था और कोलकाता से प्रकाशित हुआ था पहली बार। इसके प्रकाशक कौन थे, इसका प्रकाशन कब हुआ, इसका नाम क्या था, ये दोस्तों आपको थोड़ा सर्च करना है। तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। और एक चीज और है, इसके साथ ही आपको एक और अखबार के बारे में जानना है। वो अखबार है भारत का पहला हिंदी का अखबार। पहला हिंदी का अखबार वो कौन सा था? वो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। उसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा आप लोग चेक कर लें। जितना आप चेक करेंगे, चीज़ों को खोजेंगे, उतना दोस्तों चीज़ें स्थायी होंगी। इसके चक्कर से 2-3 पत्रिकाएं आपको और याद हो जाएंगी। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में दें, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत का मतलब है कि भारत में पहला अखबार किस वर्ष छपा था, ये दोस्तों आपको ढूंढना है। मैंने आपको क्लू दे दिया है, ये कलकत्ता से छपा था और अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अगला देखिए, आयोग और समिति किस प्रकार के शब्द हैं? दोस्तों शब्द दिए गए हैं आयोग और समिति, किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास समूहवाचक। तो आप बताइए क्या होगा, आयोग और समिति। आयोग यानी कमीशन और समिति का मतलब होता है दोस्तों कमेटी। तो बताइए इनसे आपको किस शब्द का फील आ रहा है, किस प्रकार का फील आ रहा है? व्यक्तिवाचक दोस्तों ये होंगे नहीं, भाववाचक दोस्तों ये है नहीं, जातिवाचक तो हैं ये, लेकिन जातिवाचक का ही पार्ट दोस्तों हमारा होता है समूहवाचक। तो ये किस प्रकार के हैं? समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं आयोग और समिति। इनसे दोस्तों आयोग कब बनता है? जब कुछ लोगों का समूह हो, या समिति कब बनती है? जब कुछ लोगों का समूह हो। तो इसी आधार पर ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा शब्द, जिनका भी ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही है। 8वां क्वेश्चन देखिए, तरणी तनुजा और अर्कजा, मोस्ट इंपोर्टेंट,
तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, ये दोस्तों आपने सुना ही होगा, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। और एक और दिया गया है, अर्कजा किसके पर्यायवाची शब्द है? गंगा, सरस्वती, यमुना या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग दोस्तों आंसर दीजिए, इनमें से क्या होगा? ये किसके पर्यायवाची हैं? तरणी तनुजा और अर्कजा, गंगा के, सरस्वती के, यमुना के, या ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी दोस्तों, यमुना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तरणी तनुजा और अर्कजा दोस्तों यमुना के पर्यायवाची शब्द है। और यमुना को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कालिंदी, आप लोगों ने सुना होगा, यमी भी इसे कहा जाता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है, कुछ और पर्यायवाची भी है, इनको दोस्तों आप लोग याद कर लें। तरणी तनुजा और अर्कजा किसके पर्यायवाची है? ऑप्शन बी दोस्तों, यमुना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। देखिए ऑप्शन ए है अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी है नीरसता, ऑप्शन सी है दोस्तों लुढ़कना, और ऑप्शन डी है षड्यंत्र। तो आप लोग देखिए, इसको पहले ध्यान से देखिए, आप बताइए कि इनमें से कौन सी वर्तनी किस स्पेलिंग में दोस्तों दिक्कत है। बताइए क्या होगा? अंत्याक्षरी, नीरसता, लुढ़कना या षड्यंत्र। देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिए अंत्याक्षरी, नीरसता, लुढ़कना या षड्यंत्र। तो दोस्तों देखिए अंतराक्षरी बिल्कुल ठीक है, आप लोग कमेंट करें लगातार। नीरसता बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, नीरस इस प्रकार से नहीं होता, नीरसता में बड़ी ई होती है, बिल्कुल ठीक है। षड्यंत्र बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये कैसे बनता है? षट धन यंत्र, और ट का अपने थर्ड में चेंज हो जाता है, तो दोस्तों ये बन जाएगा षड्यंत्र, इस प्रकार से। अगला देखिए लुढ़कना, दोस्तों ये गलत है, ये होता है दोस्तों लुढ़कना, लूढ़ और ढ, इस प्रकार से दोस्तों लुढ़कना लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं होगा बल्कि और ढ इसके अंदर शामिल होगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये अशुद्ध वर्तनी है। और 10वां देखिए, निम्न में कौन सा मुहावरे से भिन्न है? दोस्तों इसमें 3 मुहावरे हैं और एक लोकोक्ति है, तो आपको दोस्तों लोकोक्ति छांटनी है, कौन सी इसमें से एक लोकोक्ति है। ऑप्शन ए देखिए चूड़ियां पहनना, ऑप्शन बी देखिए सिर में कफन बांधना, ऑप्शन सी है दोस्तों ठन गोपाल होना, और ऑप्शन डी है गरल सुधा रिपु करही मिताई। तो दोस्तों आपको अलग छांटना है। यहां पर देखिए 3 दोस्तों पहले वाले मुहावरे हैं, और ऑप्शन डी दोस्तों हमारा देखिए गरल सुधा रिपु करही मिताई, दोस्तों ये क्या है? ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। और लोकोक्ति ऐसी होती है दोस्तों, लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, बल्कि जो मुहावरे होते हैं मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि ये वाक्य के भीतर कहीं आते हैं। और जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति का अपना पूरा अर्थ होता है, और उसको बताने के लिए दोस्तों आपको किसी अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। देखिए गरल सुधा रिपु करही मिताई, ये अपने आप में पूर्ण है, और ये एक प्रकार की दोस्तों क्या है? लोकोक्ति है। और इसका अर्थ क्या होता है? 2 विरोधी स्वभाव के लोगों का मिलन। गरल सुधा, गरल यानी दोस्तों क्या होता है? विष, सुधा का मतलब है अमृत, रिपु का मतलब दोस्तों होता है शत्रु, और मिताई का मतलब है दोस्तों मित्रता, यानी 2 विरोधी स्वभाव के व्यक्तियों का मिलन, उसको दोस्तों कहा जाता है गरल सुधा रिपु करही मिताई। और दोस्तों एक प्रकार की लोकोक्ति है। बाकी ये 3 ऊपर के मुहावरे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिनका भी डी है उनका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। बाकी दोस्तों आज यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आज के हमारे महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों में इतना ही है। बाकी दोस्तों आपको हम इसी तरह से मिलते रहेंगे कल से दोबारा शाम को 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।